तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि S-400 खरीदने के कारण से अमेरिका के द्वारा टर्की को F-35 के प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया और टर्की इस प्रोजेक्ट से बाहर होने के बाद एक 5th जनरेशन के फाइटर के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का बात कह रहा है। पर दोस्तों चाहे टर्की के द्वारा जितना भी बात कहा जाए या दावे किया जाए, टर्की किसी अन्य देश की मदद के बिना ऐसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। पर हाल ही के कुछ रिपोर्टों में अब खुलासा किया जा रहा है कि डैसॉल एविएशन के जो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी है उसे टर्की के 5th जनरेशन के फाइटर मतलब TFX के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टर्की और फ्रांस जैसे देश जो हाल ही के कुछ महीनों में एक दूसरे के घोर विरोधी बन चुका था, वो अचानक से एक फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में एक दूसरे के साथ आ रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों TFX प्रोग्राम को टर्की के काफी महत्वपूर्ण और अति आवश्यक प्रोग्रामों में से एक माना जाता है। बेसिकली नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMU के प्रोजेक्ट के अंतर्गत टर्की के द्वारा 5th जनरेशन के एक डोमेस्टिकली डिजाइन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का प्रयास चलाया जा रहा है। टर्किश रिपोर्टों के मुताबिक टर्की इन एयरक्राफ्टों को 2023 तक हैंगर से बाहर लाना चाहता है और इस वजह से अब इस एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में काम पहले के तुलना में अधिक रफ्तार से किया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक ऐसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में टर्की के प्रमुख एरोस्पेस कंपनी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा प्रमुख भूमिका निभाया जा रहा है और अब टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से एयरक्राफ्टों के डिजाइन और प्रोडक्शन के लिए डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों फ्रांस के भूमिका के बारे में जानने से पहले चलिए थोड़ा जान लेते हैं टर्की के ये TFX फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। रिपोर्टों के मुताबिक ये TFX फाइटर एयरक्राफ्ट असल में स्टेल्थ डिजाइन के एक ट्विन इंजन ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो एयर सुपीरियरिटी रोल को निभा सकेगा और टर्की इन एयरक्राफ्टों को इसीलिए डेवलप कर रहा है ताकि अपने पुराने हो चुके F-16 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर सके। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दिया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट का लंबाई करीबन 19 मीटर हो सकता है और एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन करीब 12 मीटर तक हो सकता है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 27,215 किलोग्राम के आसपास हो सकता है। दोस्तों बेसिकली एक एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट एयर टू एयर रोल को ही निभा सकता है और टर्की का प्राइमरी इरादा तो इन एयरक्राफ्टों को खाली एयर टू एयर रोल में ही रखने का था। पर कई जगहों में यह भी बताया जा रहा है कि टर्की इन एयरक्राफ्टों में एयर टू ग्राउंड हथियारों को भी तैनात कर सकता है ताकि इन एयरक्राफ्टों को एक एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट की जगह में एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में भी बदला जा सके। पर दोस्तों उन रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का प्रमुख भूमिका एयर टू एयर रोल में ही रहेगा जबकि लिमिटेड और सेकेंडरी भूमिका एयर टू ग्राउंड रोल में रहेगा, जिस वजह से टर्की के द्वारा इन एयरक्राफ्टों में अपने इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ एयर टू एयर मिसाइल को लगाने का इरादा बनाया जा रहा है, जबकि सेकेंडरी भूमिकाओं को निभाने के लिए इसमें KGK और HGK जैसे टर्किश डिजाइन प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के हथियारों को भी लगाया जा सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के जो कॉकपिट होगा उसका आकार तुलनामूलक रूप में छोटा रखा जाएगा ताकि इसमें हाई क्वालिटी ऑडियो सिस्टम और वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टमों को इनबिल्ट किया जा सके, जबकि इसके अलावा सिंथेटिक विजन को भी इसमें अप्लाई किया जाएगा। ग्राफिक इंटरफेस, मल्टीपल डिस्प्ले, डिजिटल मैप, एनवायरमेंटल डेटा सिस्टम और हाई एंड इंटरकनेक्टिविटी डिवाइसेस को इसमें लगाया जाएगा ताकि इसके एवियोनिक सूट को मजबूत से मजबूत तरीन बनाया जा सके। रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि टर्की के और एक महत्वपूर्ण डिफेंस कंपनी असलसन के द्वारा एयरक्राफ्टों के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार का डेवलपमेंट किया जा रहा है और इस तरीके के रडार और स्टेल्थ डिजाइन की वजह से इन एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ कैपेबिलिटी मजबूत होगा। टर्की की तरफ से फिलहाल प्लान बनाया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने 18 मार्च 2023 के दिन लाया जा सके और दोस्तों इस वजह से इतने कम समय के अंदर एयरक्राफ्टों के असेंबली के लिए टर्की के द्वारा मल्टीपल वेंडर्स के साथ काम किया जा रहा है और टर्की के TAI के अलावा कई तरीके के लोकल फार्म भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है। टर्की के TAI के जनरल मैनेजर तमाल कोटल के तरफ से एनाडोलू एजेंसी को हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कम से कम 20,000 अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कंपनियों में निर्माण किया जा रहा है और इन सब के निर्माण 2022 तक संपूर्ण कर लिया जाएगा। मतलब इसके बाद टर्की इन पार्ट्स को असेंबल करके 2023 तक एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने लाने का प्रयास करेगा। दोस्तों ऐसे 20,000 पार्ट में जो महत्वपूर्ण पार्ट है उनका निर्माण कुछ टर्की के महत्वपूर्ण कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है, जिनमें असलसन के तरफ से एवियोनिक्स और कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण किया जा रहा है, जबकि हेवल्सन और TAI के द्वारा इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया जा रहा है। TAI और अल्थियन बोल के एक कंपनी के साथ मिलकर यूक्रेन के एक कंपनी एयरक्राफ्ट के आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहा है। एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला जो सेंट्रल कंप्यूटर होगा उसका डेवलपमेंट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो कि टर्की के साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल ऑफ टर्की के हिस्सा है, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में अगर फ्रांस के भूमिका को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक TAI के द्वारा हाल ही में जानकारी दिया गया है कि कंपनी डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए एयरक्राफ्टों के डिजाइन और प्रोडक्शन को करेगा। MMU को विकसित करने के लिए 3D एक्सपीरियंस PLM मतलब प्रोडक्शन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और विमानन उद्योग के अनुभव को नियोजित करने के लिए उन्होंने फ्रांसीसी फार्म डसॉल सिस्टम के साथ
साथ एक समझौता किया। दोस्तों बेसिकली डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी असल में एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो एक प्रोमिनेंट फिजिकल एसेट को डिजिटल मॉडल में बना सकता है। इवन इस तरीके के टेक्नोलॉजी रियल टाइम डेटा को इस्तेमाल करके ऑपरेशन को एडजस्ट करके ऑपरेशनल कैरेक्टर को भी बूस्ट कर सकता है। इवन इस तरीके के टेक्नोलॉजी ये भी फोरकास्ट कर सकता है कि फ्यूचर में प्लेटफॉर्म में परफॉर्मेंस को बदलने के लिए क्या क्या उपयोग करना आवश्यक है। इवन इसके अलावा इसका इस्तेमाल करके फिजिकल बेस्ड मॉडलिंग, सेंसर्स और मेजरमेंट टेक्नोलॉजी को भी एआई बेस में मशीन लर्निंग के साथ जाना जा सकता है। दोस्तों बेसिकली ट्विन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के समय को काफी अधिक कम किया जा सकता है और एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के बाद टेस्ट के दरमियान जो एरर्स आता है वो भी काफी हद तक घट जाता है। मतलब डिजिटली एयरक्राफ्ट के इस तरीके से परीक्षण किया जाता है कि ये जब फुल्ली एक मॉडल के रूप में बन के आगे आता है तो इसमें एरर का संभावनाएं कम से कम तक हो। असल में दोस्तों फ्रांस और टर्की के बीच में टेंशन बढ़ने से पहले ही 3D एक्सपीरियंस नामक इस कंपनी के द्वारा डैसॉल्ट सिस्टम को MMU के डेवलपमेंट को तेज गति करने के लिए चुना जा चुका था। ये चुनाव साल 2018 में हुआ था, जबकि फ्रांस और टर्की के बीच में टेंशन साल 2020 से चरम में आया। इवन दोस्तों फ्रांस और टर्की दोनों ही नेटो का मेंबर होने के वजह से इस तरीके के काफी सारे टेक्नोलॉजी बीते कई सालों से शेयर भी कर रहा है। दोस्तों देखा जाए तो टेंशन बढ़ने के बाद शायद फ्रांस की तरफ से इस बात को लेकर फिर से एक बार सोच विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी से ये कहना भी सही नहीं होगा कि फ्रांस टर्की को इस तरीके का मदद नहीं करेगा, क्योंकि फिलहाल कंडीशन को अगर देखा जाए तो टर्की अभी भी नेटो का मेंबर है और फ्रांस और अमेरिका के बीच में हाल ही में ही ऑकस को लेकर टेंशन बढ़ चुका है। मतलब माना जा रहा है कि इस टेंशन का फायदा टर्की की तरफ से भी भरपूर तरीके से उठाया जा सकता है, लेकिन देखना यह है कि फ्रांस अमेरिका के साथ टेंशन को देखते हुए कितना हद तक टर्की को मजबूत करेगा, जो आने वाले भविष्य में फ्रांस के लिए भी कोई मुश्किल का कारण ना बने। फिलहाल दोस्तों टर्की के ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में फ्रांस की भूमिका को अगर अलग भी कर रखा जाए तो इसमें रशिया की तरफ से भी इन्वॉल्व होने का संभावनाओं को जताया जा रहा है। और रिपोर्टों के मुताबिक इसी साल अगस्त महीने में दिमित्री सर्गेव, जो कि रशिया के रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर है, उनके द्वारा बताया गया था कि TFX एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में रशिया और टर्की एक साथ ज्वाइंट वेंचर में आगे बढ़ सकता है। उनके तरफ से यह भी हिंट दिया गया था कि शायद रशिया के द्वारा टर्की के TFX एयरक्राफ्टों के लिए टेक्निकल असिस्टेंट दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे टर्की को एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए कई तरीके के पार्ट्स का आवश्यकता है, खास करके एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन का। पहले तो टर्की और यूके के फार्म रोल्स रॉयस के बीच में एयरक्राफ्ट के इंजन के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से F-35 प्रोजेक्ट से टर्की को बाहर निकाला गया उसके बाद ये संभावनाएं भी घट चुका है कि रोल्स रॉयस की तरफ से टर्की को एयरक्राफ्ट के इंजन के डेवलपमेंट में मदद किया जाए। इवन दोस्तों जब टर्की के द्वारा TFX प्रोजेक्ट को रखा गया था तब अमेरिका के भी कई सारे कंपनी टर्की के इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में मदद करने का भरोसा दिया था, इवन मदद करने की तरफ आगे भी आया था। पर S-400 खरीदारी के बाद जिस तरीके से टर्की को प्रोजेक्ट से बाहर निकाला गया और जिस तरीके के टर्की के SSB को अमेरिका के द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया और साथ में टर्की के कंपनियों के उच्च अधिकारियों को भी ब्लैकलिस्ट किया गया, तो माना अब ये जा रहा है कि शायद जो भूमिका अमेरिका के द्वारा TFX प्रोजेक्ट में निभाया जा रहा था वो रशिया के द्वारा निभाया जाए। पर दोस्तों रशिया के मामले में भी कई सारे मुश्किलें हैं, जैसे कि S-400 के बाद टर्की और रशिया में भी टेंशन बढ़ा था और एक तरीके से देखा जाए तो टर्की S-400 को हासिल करने के बाद रशिया को दरकिनार करने का भी प्रयास किया। ऐसे में सवाल यह है कि रशिया के द्वारा भी क्या टर्की को बिना कोई शर्त में ऐसे मदद किया जाएगा। इवन एक्सपर्टों का मानना यह है कि रशिया के द्वारा टर्की को इस तरीके के मदद के बदले अपने हथियारों को खरीदने पे मजबूर किया जा सकता है, जिनमें सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट तक शामिल होगा। पर दोस्तों इसमें भी टर्की को काफी बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि S-400 के खरीदारी के बाद जिस तरीके से टर्की को नेटो के देश, यूरोप के देश और अमेरिका के दबाव झेलना पड़ा, उसके बाद अगर टर्की फिर से कोई रशियन हथियार खरीदता है तो ये दबाव इतना हो जाएगा कि यह डायरेक्टली टर्की की इकोनॉमी के ऊपर भी असर डाल सकता है और टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री जो थोड़ा बहुत यूरोप और अमेरिका के भरोसे टिका हुआ है वो पूरी धराशायी हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।